पिछले लेक्चर में हम लोग झारखंड का भूगर्भीय संरचना को देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग झारखंड का धरातलीय स्वरूप या भू आकृति प्रदेश को देखेंगे। तो पहले भूगर्भीय संरचना को देखेंगे। तो भूगर्भीय संरचना का निर्माण कैसे हुआ? पेंजिया का 2 भाग में टूटा अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ। अवाना लैंड का क्या होता है कि उत्तर में विस्थापन होता है। उसी क्रम में क्या होता है कि भारतीय भूगर्भीय संरचना का निर्माण होता है। विस्थापन के दौरान और विस्थापन के पश्चात भारतीय भूगर्भीय संरचना में प्री कैम्ब्रियन एरा से लेकर टर्सरी पीरियड तक का भूगर्भीय संरचना देखने को मिलता है। प्री कैम्ब्रियन में आपका आ जाएगा अरावली, विंध्या, छोटा नागपुर प्लेटू। टर्सरी में आपका जाएगा हिमालय पर्वत का निर्माण। अब हिमालय पर्वत निर्माण का झारखंड के धरातलीय स्वरूप पे क्या प्रभाव पड़ा उसको देखेंगे। और टर्सरी पीरियड में क्या होता है कि पेलियोसिन और इयोसिन के बीच में टेथी सागर का संकोचन होता है। ओलिगोसिन के टाइम में महान बृहद हिमालय का निर्माण होता है। मायोसिन में मध्य हिमालय और प्लियोसिन में शिवालिक निर्माण होता है। महान हिमालय का प्रभाव झारखंड के पाट क्षेत्र में देखने को मिलता है और मध्य या लघु हिमालय का निर्माण और शिवालिक के निर्माण का प्रभाव झारखंड के मध्यवर्ती पठार क्षेत्र, इसको रांची का पठार या हजारीबाग का पठार भी कहते हैं। नेक्स्ट है, उसके आगे है क्वाटरनरी पीरियड में होलोसिन है या प्लीस्टोसिन है। प्लीस्टोसिन में उत्तर भारत का मैदान का निर्माण देखने को मिलता है और होलोसिन में बांगर खादर का निर्माण होता है। इयोसिन और ओलिगोसिन के समय क्या हुआ? बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसिन में क्या हुआ? लघु हिमालय का निर्माण हुआ। और प्लियोसिन में क्या होता है? शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। तो बृहद हिमालय के निर्माण के स्वरूप क्या होता है? पहला उत्थान होता है, लघु हिमालय से सेकंड उत्थान होता है और शिवालिक हिमालय से तीसरा उत्थान होता है, थर्ड उत्थान होता है। पहला उत्थान में क्या होता है? पाट क्षेत्र हजारीबाग रांची पठार से 1000 फीट ऊपर उठ जाता है। सेकंड उत्थान में क्या होता है कि रांची हजारीबाग का पठार 1000 फीट उठता है। अब जब ये हजारीबाग रांची पठार 1000 फीट उठा तो पाट क्षेत्र क्या होता है? 1000 फीट, वो भी प्लस में हो गया, मतलब पाट क्षेत्र टोटल 2000 हो गया, 2000 फीट हो गया और रांची हजारीबाग पठार 1000 फीट हो गया। तीसरा उत्थान में शिवालिक के टाइम क्या हुआ कि हजारीबाग रांची का पठार 1000 फीट उठा, मतलब हजारीबाग का पठार टोटल 2000 फीट ऊपर ऊंचा हो गया और उसके बाद ये भी 1000 फीट ऊपर उठेगा पाट क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा? ये 3000 से 3600 फीट, 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया। पेलियोजोइक, जिसको पूरा जी बोलते हैं, उसमें भ्रंशन या धसाओं के कारण दामोदर नदी घाटी, बराक नदी घाटी का निर्माण होता है। और संथाल परगना उस भूमि में राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, वो आपको जुरेसिक मेसोजोइक के समय जो है जुरेसिक डायनासोर का युग है, उस समय इसका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का निर्माण होता है। और अपर्ती भूभाग जो है आपका क्वाटरनरी, ये आपका सिनुजोइक का क्वाटरनरी पीरियड है, चतुर्कल्प है, उसमें देखने को मिलता है इसका निर्माण। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का प्रमुख योगदान झारखंड के धरातलीय स्वरूप में देखने को मिलता है। झारखंड के अलावा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी इसका फैलाव देखने को मिलता है। छोटा नागपुर पठार का स्वरूप सीढ़ीनुमा है, लावा के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग पठार, दक्षिण में रांची पठार, तीनों के सम्मिलित रूप को छोटा नागपुर पठार कहते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर जो पारसनाथ की पहाड़ी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, वो हमारा छोटा नागपुर पठार में ही है। में झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में क्या होता है ना कि आर्किन काली चट्टान की अधिकता के कारण मृदा की छिद्रता में कमी देखने को मिलता है। साथ ही क्या होता है इसमें अतः स्पंदन की दर कम होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब छिद्रता नहीं होता है तो इसमें जल आसानी से, छिद्रता नहीं होता तो जल आसानी से बह जाता है। आग्नेय झारखंड में छोटा नागपुर पठार का आग्नेय चट्टानों का बृहद पैमाने पर रूपांतरण हो चुका है। यहाँ पे औसत ऊंचाई छोटा नागपुर पठार की 760 मीटर देखने को मिलता है। औसत ऊंचाई छोटा नागपुर पठार की 760 मीटर है। पहला है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र का निर्माण क्रिटेशियस कल्प में होता है। लावा के जमाव या फैलाव से आधारभूत चट्टान के रूप में इसमें बेसाल्टिक चट्टानें हैं, जो आग्नेय चट्टान का ही मौलिक चट्टान है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग इसे ही बोला जाता है। औसत ऊंचाई इसकी 1100 मीटर है, पारसनाथ को छोड़ के। इयोसिन काल में इसका निर्माण होता है और इयोसिन और प्लियोसिन के समय जब बृहद हिमालय का निर्माण होता है तो उस टाइम इसका उत्थान होता है। विस्तार इसका रांची के उत्तरी पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू के दक्षिण हिस्से तक देखने को मिलता है। आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। शीर्ष इसका दक्षिण की ओर है, साउथ की ओर, तथा नॉर्थ इसका बेस जो है आधार, वो आपको नॉर्थ में देखने को मिलता है। सहार डिस्ट्रिक्ट का नेतरहाट जो है, जहाँ पे झारखंड सबसे ज़्यादा बारिश भी होता है, वो आपका पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में काउंट किया जाता है। उत्तरी कोयल नदी और शंख नदी, उत्तरी कोयल का उद्गम और शंख नदी का उद्गम ये आपका पाट क्षेत्र में देखने को मिलता है। औसत ऊंचाई इसकी 1100 मीटर है। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टांड कहते हैं, निचला भाग दोन, तथा छोटे छोटे पठारों को मेसा और अत्यंत छोटे पठारों को भीटा कहते हैं। पाट क्षेत्र की आकृति भारतीय प्रायद्वीप के मेसा भूमि, नुकीली भूमि जैसी ही है। गुमला का तस्तरीनुमा बरवे का मैदान इसी क्षेत्र में पाया जाता है।
सानू, सारू तथा बगरू पहाड़ी जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। मध्यवर्ती पठार, मध्यवर्ती पठार के अंदर हम लोग रांची का पठार और हजारीबाग पठार को देखेंगे। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा भूभाग रांची का पठारी है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी 600 मीटर है, 970 फीट लगभग। आकृति चौकोर, चारों ओर से ढालू, जिसके कारण जलप्रपात का निर्माण रांची डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका ऊपरी हिस्सा टांड तथा निचले हिस्सा दोन कहलाता है। इस क्षेत्र की छोटी छोटी पहाड़ियों को टोंगरी कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी भाग अत्यंत चौड़ा व धीमा ढाल वाला क्षेत्र है, अनगढ़ा व सिल्ली तक विस्तृत। इसी क्षेत्र को मोरवान क्षेत्र भी कहते हैं। अब रांची पठार का उत्तरी एस्कार्पमेंट, मतलब उत्तरी भाग है, नॉर्थ जो भाग है वो दामोदर बेसिन से अलग करता है। इससे काके और मांझी में देखने को मिलता है उत्तरी एस्कार्पमेंट। दक्षिणी एस्कार्पमेंट आपको धारवाड़ क्षेत्र से अलग करता है। ये देखिए, ये आपका उत्तरी भाग जो है ये टांड भूमि देख है, निचली भाग दोन कहलाता है। ये है आपका, इसको क्या बोलते हैं, एस्कार्पमेंट बोलते हैं। नॉर्थ और मांझी और काके वाला एरिया है, और दक्षिणी एस्कार्पमेंट इसका धारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। सेकंड है हजारीबाग का पठार, दामोदर नदी के द्वारा रांची के पठार से अलग होता है को मिलता है। अत्यधिक आवर्तन के कारण इसका स्वरूप कर्कटा फटा देखने को मिलता है। रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिले के दक्षिणी भाग में स्थित है। औसत ऊंचाई 100 से 1000 मीटर। हजारीबाग का पठार दो भागों में विभाजित है, ऊपरी हजारीबाग का पठार और अंतर पठारी श्रृंखलाएं। पूर्व पश्चिम दिशा में कोनार बोकारो नदी घाटी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। दूसरा अंतर पठारी श्रृंखलाएं, तो पूर्व में दामोदर नदी, पश्चिम में औरंगा नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तीसरा है बाह्य या निम्न पठार, इसका निर्माण नूतनजीवी महाकल्प के चतुर्थ काल के दौरान इसका निर्माण देखने को मिलता है। इस क्षेत्र को उत्तरी या दक्षिणी बाह्य पठार में वर्गीकृत किया जाता है। चतुर्थ उत्थान के समय क्या होता है ना कि झारखंड का संपूर्ण भूभाग 200 से 300 मीटर ऊपर उठ जाता है, जिसके फलस्वरूप बाह्य या निम्न पठार का उत्थान 200 से 300 मीटर ऊपर उठ जाता है। पहला इसमें है उत्तरी बाह्य पठार देखने को मिलता है और दक्षिणी बाह्य पठार। उत्तरी बाह्य पठार में छोटा नागपुर पठार का बाहरी हिस्सा, इसको बोलते हैं बाह्य पठार। हजारीबाग पठार के उत्तर में स्थित है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह में स्थित। ऊंचाई 300 से 600 मीटर, इसे निचला हजारीबाग का पठार भी कहते हैं। दक्षिणी बाह्य पठार में आपका आ जाएगा शंख बेसिन, दक्षिण कोयल बेसिन, धारवाड़ प्रदेश तथा पंच परगना मैदान का क्षेत्र इसमें आ जाएगा आपका। चौथा है दामोदर बराकर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी, इसे ऊपरी तथा निचली दामोदर घाटी में विभाजित किया गया है। ऊपरी दामोदर घाटी का विस्तार पश्चिम में हजारीबाग से लेकर पूरब में गिरिडीह बोकारो तक देखने को मिलता है। निचला दामोदर घाटी का विस्तार धनबाद से स्टार्ट होता है। ग्रेनाइट, नीस और बलुआ पत्थर इसमें देखने को मिलता है। दूसरा है बराकर नदी घाटी, विस्तार इसका हजारीबाग कोडरमा पठारी क्षेत्र से गिरिडीह पठारी क्षेत्र तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। नीस चट्टानों की श्रृंखलाओं का विस्तार इसमें देखने को मिलता है। तीसरा है अंतर प्रवाही उच्चभूमि। इस उच्चभूमि को निचला हजारीबाग पठार का ही हिस्सा माना जाता है। पारसनाथ पहाड़ी इसी क्षेत्र में स्थित है। इसमें आपका कोनार, जमुनिया तथा बराकर नदियों का उद्गम स्थल है। ये आपका कोनार, जमुनिया तथा बराकर नदियों का उद्गम स्थल है। पंचवा है संथाल परगना उच्चभूमि। इसमें आपका आ जाएगा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, जलोढ़ उच्चभूमि क्षेत्र। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका में विस्तारित। जुरेसी काल में लावा के उद्भवन से इसका निर्माण। यहाँ पे दो तरह के पहाड़ियों को देखने को मिलता है। जो नुकीली पहाड़ियाँ उसको टोंगरी बोलते हैं, और जो गुंबदनुमा आकृति का है वो डोंगरी कहते हैं उसे। दूसरा है जलोढ़ उच्चभूमि क्षेत्र। क्वाटरनरी पीरियड के समय में इसका निर्माण हुआ है। प्लीस्टोसीन में उत्तरी भारत का मैदान का निर्माण हुआ, उसी समय इसका भी जलोढ़ उच्चभूमि का क्षेत्र झारखंड में देखने को मिलता है। और होलोसीन में बांगर खदार का निर्माण होता है। ठीक है, विस्तार इसका साहेबगंज से मोर नदी, जिसको मीराक्षी नदी कहते हैं, दक्षिण में तक विस्तारित है। गंगा के मैदानी भाग में यह क्षेत्र अधिक ऊंचा, जलोढ़ उच्चभूमि क्षेत्र जो है ना आपका, ये गंगा के मैदानी भाग से अधिक ऊंचा है, थोड़ा सा ऊंचा है। नेक्स्ट है अपर्दिक भूभाग। इसके अंतर्गत देवघर अपर्दिक भूभाग, अजय मोर नदी बेसिन, राजमहल का पश्चिमोत्तर किनारा शामिल है।